जीवन मित्रा, एक वक्त था, आप में से जो थोड़े पुराने एजेंट होंगे उन्हें पता होगा जीवन मित्रा। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 88 नंबर टेबल होती थी और 133 नंबर टेबल होती थी, पहले चलती थी। तो एक में होता था डबल रिस्क कवरेज और एक में होता था ट्रिपल रिस्क कवरेज। तो प्रीमियम आप देते थे, उसमें थोड़ा सा प्रीमियम ऐड होके डबल रिस्क कवरेज हो जाता था, और अगर थोड़ा सा और ज्यादा प्रीमियम देते तो ट्रिपल रिस्क कवरेज हो जाता था। इस तरीके से बनी हुई थी हाई रिस्क कवर पॉलिसी। जीवन आनंद हाई रिस्क कवरेज 2 टाइम्स, उसके बाद भी देना है। टर्म इंश्योरेंस, दीज ऑल आर हाई रिस्क कवरेज पॉलिसीज। सिर्फ टर्म इंश्योरेंस हाई रिस्क कवरेज नहीं होता, ये सब होती है। अब ऐसे में आपने बंदे के ऊपर टाइम लगाया, एफर्ट लगाया, प्रेजेंटेशन दी और झिक के समझाया, सारी चीजें समझा दी, क्या हुआ? एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं। मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट में चीजें आएंगी, पता चल जाएगा, एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है केस रिजेक्ट ही हो जाए, या क्लास 5 एक्स्ट्रा के साथ पास हो जाए, क्लास 3 एक्स्ट्रा के साथ पास हो जाए। तो क्लास 3 एक्स्ट्रा, क्लास 4 एक्स्ट्रा, क्लास 5 एक्स्ट्रा के साथ अगर पास होगा तो क्या होगा? सिंपल सी एक चीज होगी कि आपका क्लाइंट आपसे पॉलिसी नहीं लेगा, कहेगा नहीं यार रहने दो, मेरा पैसा वापस करा दो। और पैसा वापस होता है जो मेडिकल टेस्ट होते हैं उसके पैसे काट के। तो 3,000 रुपए के जो उसके टेस्ट कराए थे, टीएमटी कराया था, सब चीजें कराई थी, उसके पैसे कटेंगे। और उसके जब पैसे कटेंगे तो उसको जो चेक आप दोगे 3,000 रुपए, 2,000 रुपए, 2,500, 3,000 जो भी होगा, वो एक्स अमाउंट काट के दोगे, फिर वो आपसे लड़ेगा। इतना लड़ेगा कि हो सकता है वो पैसे आपको आपकी जेब से देने पड़ जाए। बचा लूं पहले ही, बचना है? बचना चाहते हो इससे? बोलो बोलो बचाता हूं। ये जो 5वां फैक्ट है ना, उसी सारी जो आने वाली परेशानियां है ना, उससे बचाने के लिए आपको तैयार कर दिया मैंने पहले ही। मेडिकल अंडरराइटिंग की पूरी गाथा सुना चुका हूं, दोबारा नहीं सुनाऊंगा। आपको सारा कुछ मैंने सिखाया था, डिटेल में सिखाया था, जितना इस देश में कोई ट्रेनर नहीं सिखाता उतना सिखाया था। अंडरराइटिंग और प्रिंसिपल, ठीक है, वो बेरिमा फायदीस और ये और वो सब सिखाया था, वो तो आपने सीख लिया। इंपॉर्टेंस आपको पता है। अबाउट मेडिकल कंडीशन का फैक्ट जानना है, ये आज मैं आपको जरूर बता रहा हूं। और मेडिकल कंडीशंस का फैक्ट आपको जानने के लिए सिंपल 2 सवाल करने हैं। कैसे? कि सर एनी मेजर ऑपरेशन सर्जरी, शुरू में ही पूछ लिया, प्रपोजल फॉर्म भरते वक्त नहीं, एनी मेजर ऑपरेशन सर्जरी। क्यों? क्योंकि अगर भाई इसके पास कोई भी ऑपरेशन सर्जरी कोई भी चीज हुई है तो मेरे पास मेरा दिमाग घूमना चाहिए कि या तो मैं इसको नॉर्मल पॉलिसी दूंगा, या फिर जो प्रीमियम है पहले से थोड़ा सा बढ़ा के बताऊंगा, जिससे इसको रहे कि सर अप्रोक्सीमेटली आपका या कि इतना प्रीमियम आएगा। या तीसरा ऑप्शन है कि मैं उसको बोलूंगा कि सर ये एज वाइज प्रीमियम है, हेल्थ वाइज प्रीमियम कंपनी से आएगा जो थोड़ा सा बड़ा होगा। तो 3 ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं, 3 ऑप्शन है आपके पास। पहली चीज कि मैं ध्यान से केस ऐसा ही प्रपोज करेंगे जिसके पास होने के चांसेस हो, नॉर्मल केस, कोई हाई रिस्क कवरेज वाला नहीं। दूसरा क्या करेंगे कि इस आदमी को कह देंगे कि सर आपका जो प्रीमियम है वो अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा, थोड़ा सा बढ़ा दो, जैसे 10%, 15%, 20% का प्रीमियम बढ़ा के कि सर अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास आपका आएगा, रियल जो है वो कंपनी से फिगर आएगी। ये आप बता सकते हो, तो वो पहले से आपने मेंटली प्रिपेयर कर दिया उतने अमाउंट के लिए। तीसरी चीज, आप उसे कह सकते हो सर मैं आज जो प्रीमियम आपको बता रहा हूं कि ये एज वाइज प्रीमियम है। आपको लग सकता है सर कोई दूसरा एजेंट आ गया उसने बता दिया, तो उसे बता दो सर ये एज वाइज प्रीमियम है, हेल्थ वाइज प्रीमियम क्योंकि आपको स्टंट डला है, आपके ये हुआ है, आपके वो हुआ है, या आप चेन स्मोकर है या चेन ड्रिंकर हैं, ये कोई भी सिचुएशन है, तो सर ऐसे में आपका जो हेल्थ वाइज जो प्रीमियम है, या कोई बहुत मोटा है, अब 150 किलो का आदमी है, वो अंबानी के बेटे का वो करने जाओगे इंश्योरेंस, तो क्या लगता है कि नॉर्मल बीएमआई है उसका, पास हो जाएगा? आपको लगता होगा, आप कहोगे सर वो तो बड़ा पतला हो गया है, दोबारा मोटा हो गया। बता देता हूं तो भाई ऐसा है जिसका बीएमआई ठीक नहीं है, उसका रेट जो है वो थोड़ा सा चेंज तो होगा, है ना? तो ऐसे में पहले से हिसाब से चलो, पहले से थोड़ा सा बता के चलो कि सर ये एज वाइज प्रीमियम है, हेल्थ वाइज आएगा। तो मेडिकल कंडीशंस का फैक्ट आप पहले ही मुलाकात में, अभी देखो आप ध्यान से समझोगे, अगर ये 5 फैक्ट मैंने आपको बताए, इसमें बताने में तो मैं आपको पूरा टाइम ले रहा हूं, 16 फैक्ट बताने में 2 घंटे, पूरे में 2 घंटे में आपको 16 फैक्ट मैं बता रहा हूं। बट जब ये पूछने का टाइम आएगा ना, सेकंड्स
मैंने आपको बोला था ना 2 मिनट, मैक्सिमम 3, मिनिमम 2 मिनट, ऐसे मिनिमम 2 से भी कम हो जाता है, बट 2 पकड़ लो, ये लगता है नॉर्मल। सिंपल शुरू किया कि सर आप हैं मैम, एनी किड्स सर, ओके सर, सन है या डॉटर, सन डॉटर, सर आपकी एज जान सकता हूँ 37, मैम की एज 32, ओके सर, बच्चों की एज, बेटे की एज, बेटी की एज, ओके सर, सर आप मैम भी फाइनेंशियली पार्टिसिपेटिंग है, ओके सर, और भी कोई फाइनेंशियली पार्टिसिपेटिंग है, ओके सर, अच्छा सर आप सर जॉब करते हैं या बिजनेस, ओके सर, गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, ओके राइट सर, थैंक यू सर, ओके आगे चलते हैं सर, कोई मेजर ऑपरेशन सर्जरी, हेलो। 20 सेकंड में ये सारे के सारे फैक्ट अभी तक हम जान चुके हैं, जो कि हम 5 फैक्ट तक पहुंच गए। 5 फैक्ट 20 सेकंड, 16 फैक्ट 60 सेकंड, 80, 90, 100 सेकंड हो जाएगा काम। सिर्फ टेक्निक सीखने की जरूरत है। अगर ये टेक्निक समझ में आ गई ना, फैक्ट्स की इंपॉर्टेंस, फैक्ट्स के साथ क्या दिमाग में आना चाहिए, वो उसके बेसिस पे प्रेजेंटेशन वाला फेज, जो 3 फेज बताए थे, ये पहले फेज पे काम कर रहे हैं, दूसरा, तीसरा, ये तीनों फेज की क्लैरिटी। सेल्स कैसे नहीं होगी? सेल इसी से तो होती है। सेल का और कोई गणित नहीं है, सेल का गणित है सेल्समैन की जुबान और दिमाग, और जुबान और दिमाग के बीच का कोऑर्डिनेशन, यही है सब कुछ। हमेशा बोलता हूं, दिमाग में इतनी चीजें भर रहा हूं आपके कि जुबान से हमेशा बढ़िया चीज निकलेगी, और दिमाग और जुबान का कोऑर्डिनेशन, अगर इनके नोट्स बनाओगे आप सारे बीमा गुरुकुल के सेशंस के, तो ये कोऑर्डिनेशन ऐसे काम करेगा कि क्लाइंट के सामने फटाफट निकलेगा। अब ये 5 फैक्ट पे आए, और 5 फैक्ट के बेस पे आपको पता है कि क्या क्या इसे देना है, किसको क्या देना है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, उसकी जगह पे हम उसकी वाइफ का प्रपोज कर देंगे या बच्चे का प्रपोज कर देंगे, तो ये भी आपके पास ऑप्शंस हैं। जैसे आपको पता चलेगा कि भाई इस आदमी के साथ तो कोई इश्यू है, हमारा केस पास नहीं होगा या दिक्कत होगी, ठीक है, तो वो भी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये सोच के आपको चलना है। आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। अबाउट मेडिकल कंडीशंस आपने फैक्ट जान लिया, अब और क्या है, अबाउट लोन लायबिलिटी। अगेन फैक्ट नंबर 6, लोन लायबिलिटी जो एक फैक्ट है, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब यहां पे आपको ये पूछना कैसे और इसका इंपैक्ट क्या, मैं दोनों चीजें आपको बताता हूं। पहली चीज तो यह है कि समझना, आपने सामने वाले से पूछा, कैसे पूछोगे कि सर एनी लोन लायबिलिटी, सिंपल, कुछ नहीं करना आप। जैसी मैंने अभी आपको क्या बताया था, 5वें फैक्ट तक हम पहुंच गए थे कि सर कोई मेजर ऑपरेशन सर्जरी, बोले नहीं, अच्छा सर कोई लायबिलिटी, बस कोई लायबिलिटी, 2 शब्द, एनी लायबिलिटी, बस। फिर वो अगर सोचने लग जाए क्या कि लायबिलिटी क्या, कई बार लोग नहीं समझते, तो सर कोई होम लोन, पर्सनल लोन, कोई भी लोन, कोई सेकंड प्रॉपर्टी आपने बना रखी हो। अबे भले ही ये आदमी रेंट पे रहता हो, भले ही तुम्हें दिख रहा हो कि नहीं इसको, इसके कुछ बस की है या नहीं है, भले ही तुम्हें लग रहा हो कि इसने कुछ बना रखा है नहीं बना रखा, कभी भी जिंदगी में याद रखना, कपड़े और चेहरे के बेस पे किसी को जज मत करना, किसी को जज मत करना। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन आदमी क्या करके बैठा है और वो कैसा दिख रहा है। कई लोग इतनी लो प्रोफाइल मेंटेन करते हैं और उनकी दे आर हैविंग हम सबसे बहुत ज्यादा, इतना पैसा है, बहुत ज्यादा। और बिल्कुल आप उन्हें देखोगे, आप चोरी करने में ना आए उनके घर पे, जिस तरीके से वो दिखाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो कभी जज मत करो, ठीक है। तो जज नहीं करोगे तो सिंपल तरीका है, एनी लायबिलिटी पूछ लो और उसको ऑप्शन दो कि सर कोई सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड कोई और प्रॉपर्टी बना रखी हो जिसपे कोई होम लोन चल रहा हो, पूछ लो। अच्छा लगता है सामने वाले को कि हाँ यार चलो ये मेरे से ही सवाल कर रहा है। अच्छा वो कोई होम लोन होगा, मान लो वो कहता है 40 लाख का, जी हाँ होम लोन तो है यार, सर कितने अमाउंट का, 40 लाख। घंटियां बजनी चाहिए, टिंग 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 टिंग, है ना, क्या 40 लाख रुपए का। अब दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ एसोसिएट कर देता हूं, वो 16वें में 17वां आ जाएगा, मतलब एक तरह से इस वाले सेक्शन का सब सेक्शन बता देता हूं। क्या कि सर इस लायबिलिटी को कवर करने के लिए कुछ आपने प्रोविजन कर रखा है, तो वो तो बोलेगा कि हाँ। अगर मान लो वो कहता है कि हाँ, जब जिस वक्त ये लिया था हमने, तो एक कंपनी से इंश्योरेंस करा के दिया था बैंक वालों ने, तो आप समझ जाओ आपका लोन लायबिलिटी वाला काम नहीं आनी चलेगा। और जैसे ही अगर आपका
ये क्रिएट हो गया कि हाँ लोन लायबिलिटी वाला अगर काम आपको चेक करना है कि लोन लायबिलिटी, तो इमीडिएट बेसिस पे अगर उसने कहा कि 40 लाख रुपए का कोई प्रोविजन नहीं कर रखा, तो आपको पता चलना चाहिए 40 लाख रुपए का तो मेरी प्रेजेंटेशन में जिक्र आना ही आना चाहिए, हर हालत में आना चाहिए। और कैसे आएगा वो जिक्र? सिंपल तरीका, कई बार बताया, दोबारा बता देता हूं, सिंपल सा। लोन लायबिलिटी, सर ये एक तो पहाड़ है, ये आपके ऊपर खड़ा हो रखा है, कल को इस तरफ आपकी फैमिली है, इस तरफ मेरी कंपनी है LIC, कल को आप अगर नहीं रहे तो उस केस में आप क्या चाहते हो कि ये पहाड़ आपके परिवार के ऊपर गिरे या फिर मेरी एक कंपनी है LIC इसके ऊपर गिरे? सर दोनों में से जो आप चूज करना चाहते हो कर लो। ये 40 लाख रुपए का जो आपने लोन ले रखा है ये एक पहाड़ से कम नहीं है, तो कल को अगर भगवान ना करे अगर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई तो ये आपके परिवार के ऊपर गिरे या LIC के ऊपर। तो सर सीधी सी बात है, LIC के ऊपर गिराना चाहते हो तो LIC ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार बैठी है, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन में इसको शामिल कर लोगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन वाले में सारे जितने भी चीजें आई है सारी मैं डिटेल में समझा मतलब बता दूंगा। ठीक है, मैं सोच रहा हूं एक वही सब्जेक्ट बोनस सब्जेक्ट में पूरी अभी आपसे बात करते करते आया कि यार ये बढ़िया तरीके से दे सकता हूं, आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, देते हैं। तो क्या होगा, ये आप क्रिएट कर सकते हो। अभी क्या है इसके बाद कि आपने लोन लायबिलिटी पूछा, उसने कहा नहीं, तो कई बार क्या होता है लोगों के ऊपर ना छोटे लोन होते हैं, जैसे पर्सनल लोन होते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन होते हैं, कार लोन होता है। ये जो लोन है इनके अगेंस्ट प्रोविजन नहीं हो रखा और इसने अपने इंश्योरेंस में कहीं काउंटिंग नहीं कर रखी। तो जब इसने आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज मान लो दिखाई अपनी कि मेरे पास जी 4 इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो 4 में मान लो रिस्क कवरेज है 10 लाख रुपए का, 2-2 लाख की है, 3-3 लाख की, तो 10 लाख का अगर कवर है और जब आप उसका कार का लोन और पर्सनल लोन दो चीजें काउंट करोगे वो 10 लाख के बराबर हो जाएगा। कहना सर ये जो 10 लाख रुपए है तो 10 लाख रुपए की तो रिकवरी यहीं से ही हो गई। अभी आपके प्रेजेंटेशन में ये पॉइंट आना चाहिए, आएगा, पर आएगा कहां से? जब ये फैक्ट आप पूछोगे कि सर एनी लोन लायबिलिटी, अगर एनी लायबिलिटी एनी लोन लायबिलिटी, खत्म हो गई बात। अगर उसने बोला हाँ तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मेरी प्रेजेंटेशन में मुझे इसे शामिल करना है। और अगर वो कहता है ना तो अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो ये 6th फैक्ट था जो आपको जानना है और पूछना है। रीजन कैसे पूछना है भी बता दिया, क्यों पूछना है भी बता दिया, इसको किस तरीके से यूज करना है प्रेजेंटेशन में ये भी बता दिया। आगे चलते हैं। फैक्ट नंबर 7 विच इज नोन एज अबाउट होम, यानी कि घर से रिलेटेड फैक्ट। तो घर से रिलेटेड फैक्ट आपको सिंपल एक चीज पूछनी है कि सर घर ये अपना ऑन्ड है या रेंटेड है? क्या बोलोगे? ऑन्ड है या रेंटेड है? ऑन्ड का मतलब अपना, रेंटेड का मतलब किराए पे। अगर ऑन्ड है, ठीक है, तो आपने लोन लायबिलिटी पहले पूछ ली, तो अगर ऑन्ड है तो अब आपको पता है कि यार एटलीस्ट इसके साथ अगर कोई भी मिसहैपनिंग होगी तो इसके पास घर है, इसके परिवार के पास। अगर वो कह देता है रेंटेड, तो आपके दिमाग में ये सवाल क्यों पूछा गया है कि आपको पता चल जाए अगर रेंटेड है तो आपके दिमाग में 2 बातें आनी चाहिए। पहली कि यार रेंटेड है तो रेंट भी होगा, और रेंट होगा तो जो इसके खर्चे हैं महीने के उन खर्चों में रेंट ऐड हो जाएगा। यस और नो? तो यानी कि मेरे पास जब मैं इसे रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंसेस अभी बताऊंगा, इसी सेशन में अभी आगे आएगा और उसमें भी बताऊंगा, इसके ऊपर हम डिटेल में पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम में भी पूरा का पूरा एक सेशन करते हैं, पूरे दिन का प्रोग्राम चलता है कि जब रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंसेस में बताऊंगा, तो जो रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंसेस कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट में मेरे को 7,000, 8,000, 10,000 जितने भी इसकी वैल्यू रेंट की है ना, जितनी भी कॉस्ट हो तो वो रेंट ऐड हो जाएगी। तो भाई मैं इसे रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंसेस यानी एक्सपेंसेस बढ़ गए। तो पहला तो ये दिमाग में आना चाहिए कि भाई बल्ले बल्ले आप उसे बता सकोगे तो ये रेंट से वैल्यू बढ़ेगी। अभी बताता हूं कैसे बढ़ती है। दूसरा आपके पास दिमाग में क्या आना चाहिए? दूसरा दिमाग में आना चाहिए कि यार कल को भगवान ना करे कोई मिसहैपनिंग इस पर्सन के साथ हो गई, कोई मिसहैपनिंग इस पर्सन के साथ आ गई, तो ये जो परिवार है ना जहां मैं आज आके बैठा हूं ये रोड पे आ जाएगा अगर मैं आज इंश्योरेंस देके उठा नहीं। तो अब आपका दिमाग 2 तरह से चलना चाहिए, एक अपना फायदा, दूसरा उसका फायदा, और अपने से ज्यादा उसका फायदा। क्योंकि अगर आपने अपने से पहले उसका फायदा सोचा, यहां पे रेंटेड घर वालों की बात कर रहा हूं, समझा ना, अगर इसका फायदा उसे देने का सोचा तो कोई रीजन नहीं होगा कि आप उस जगह से पॉलिसी लिए बिना उठ जाओ। क्योंकि आपको पता होगा कि भगवान ना करे अगर आज रात को भी इस आदमी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई, कल हो गई, परसों हो गई, आने वाले टाइम में हो गई ना, तो कम से कम इसको प्रोविजन रहे।
ये यहां से आता है। मैंने बोला था सब चीजें सीखने की जरूरत है, यहां से आना भी जरूरी है। हर चीज यहाँ से और यहाँ से ही कोऑर्डिनेशन की बात नहीं है। सेल्स तो सिखा ही रहा हूं मैं आपको, आप देख ही रहे हो, सारे के सारे ऐसे पॉइंट सिखा रहा हूँ, पूरी तरीके से सेल्स के अंदर जाके समझा रहा हूँ ना सारी की सारी चीजें। बट अगर हम बात करते हैं नॉर्मल तरीके से कि भाई सामने वाले के बारे में भी सोच के चीजें चलनी है, तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ यार ये मेरा जो प्रोविजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। ठीक है, आगे चलते हैं। होम रेंटेड या ऑन्ड, तो इससे आपको पता चलेगा कि मेरे को, इससे आपकी प्रेजेंटेशन पे चेंज आ जाएगा, क्योंकि रेंटेड अगर है तो फिर आप उसकी कॉस्ट भी जोड़ोगे और वो भी करोगे और रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंसेस भी बताओगे, और बार बार ये बोलोगे भी कि सर कल को भगवान ना करे कोई मिसहैपनिंग होगी तो घर वालों के पास इतना पैसा तो होना चाहिए कि वो अपना एक घर बना लें, या एटलीस्ट वो आगे आने वाले टाइम में साल 2 साल उनको रेंट की चिंता ना हो। तो बार बार ये बात आपको बोल सकते हो आप। तो इसलिए ये वाला फैक्ट, ये प्रेजेंटेशन में ये बात कब बोल पाओगे, जब ये वाला फैक्ट पूछोगे। तो कैसे पूछना है, सर ये घर अपना ओन्ड है या रेंटेड है। ये आपका 7th फैक्ट था। देखो कितनी जल्दी हम सेकंड्स में, अभी हम 30 सेकंड तक पहुंचे, 30 सेकंड के अंदर हमने 7 फैक्ट्स पूछ डाले। बट जब हम समझ रहे हैं तो डिटेल में समझ रहे हैं, पर ये फैक्ट की एक एक फैक्ट की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है ना। 8वां फैक्ट बताता हूं, विच इज अबाउट प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज क्या होती है, प्रायोरिटी को हिंदी में कहते हैं प्राथमिकता, कि एक इंसान की प्राथमिकता क्या है। किसी की कोई भी प्राथमिकता हो सकती है, आपकी प्राथमिकता क्या है, ईमानदारी से बताओ। आपकी प्राथमिकता पता है क्या होगी, मे बी कार, मे बी मोबाइल, मे बी व्हाट, घर, मे बी बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, मे बी रेगुलर इनकम, मे बी कि सर टेंशन नहीं चाहिए जिंदगी में, मे बी काम ना करना पड़े, कुछ भी हो सकती है। ऑल दीज आर योर प्रायोरिटीज। आप में से कोई ऐसा हो सकता है जिसको घूमने का शौक हो, तो उसकी प्रायोरिटी हो गई ट्रैवल। हर किसी की प्रायोरिटी होती है। किसी की प्रायोरिटी फैमिली, वो फैमिली मैन है। किसी की प्रायोरिटीज दोस्त, वो दोस्ती यारी दोस्ती में रहने वाला बंदा है। हर किसी की प्रायोरिटी अलग होती है जिंदगी के दोस्तों। मैं अपने क्लाइंट के पास गया, लाजपत नगर में वो फैमिली रहती है, और वो फैमिली में एक अनमैरिड लड़की है। अनमैरिड मतलब एज है उसकी, और जब मैं उससे मिला तो मेरे ख्याल से वो 31-32 की थी, 31 रही होगी शायद। और जब मैंने उससे पूछा उसकी प्रायोरिटीज के बारे में, मैंने समझने की कोशिश की, तो उसने मेरे को बोला कि मैं यूरोप टूर जाना चाहती हूँ। यूरोप टूर। मैं बिना प्रायोरिटी जाने उससे बात करता तो उसको क्या समझाता कि मैडम बुढ़ापा है ना, बुढ़ापा। कहती मेरी शादी तो ही नहीं, तू मेरा बुढ़ापा पहले लिया, तू मुझे मार पहले दे। किसके लिए जीऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो ये जो चीज है ना दोस्तों, यही समझने की बात है। फैक्ट रियल चीज है, जिसमें फैक्ट फाइंडिंग इज द क्रक्स फॉर प्रेजेंटेशन, एंड प्रेजेंटेशन इज द क्रक्स फॉर क्लोजिंग। इंटर रिलेटेड है ये आपस में, सारे कोरिलेटेड। अब वो लेडी ने मुझे बोला कि मैं तो जी यूरोप टूर करना चाहती हूँ। और फिर यूरोप टूर कितने कब करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। ठीक है, नहीं अभी मेरे पास तो वैसे तो टाइम है, मतलब पर मैं चाहती हूँ कि मैं ये कर लूँ, तो मैं ये चाहती हूँ इस तरीके से हो जाए। तो हमारे को पता था भाई 5 साल बाद इसको यूरोप टूर कराने के लिए एक मनी बैक पॉलिसी देना जरूरी है। तो 5 साल बाद जी यहाँ से आपको पैसे आ जाएंगे, तो कम से कम उसको ये तो लगे। ऑल्दो मैं मनी बैक को बहुत ज्यादा सेल नहीं करता हूँ, मुझे लगता है जो रिटर्न्स हैं IRR है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है, बट मुझे वहां पे जरूरत लगी तो मैंने उस हिसाब से काम कर दिया कि भाई अपना जो जैसा उसको उसी तरीके की चीज करनी पड़ेगी ना, हर किसी को एक ही उसमें नहीं कर सकते। तो
वही वाली सिचुएशन आ गई कि उसको जब मैंने ये समझाया तो उसको समझ में आ गया। मैंने कहा जी लॉन्ग टर्म का ये भी रहेगा, और मान लो आपको 5 साल बाद आपके पास पैसा आ जाता है, या आपकी कल को आप मैरिज कर, मतलब आपकी मैरिज हो जाती है और आप और आपके हस्बैंड डिसाइड करते हैं, और कभी ये होता है कि भाई आपके हस्बैंड ही कहते हैं ठीक है नहीं कि मैंने प्रोविजन कर रखा है मैं कर लूंगा, तो हो सकता है मैम ये पैसा भी आपका बच जाएगा। तो उसे समझ में आ गई उसने, अब ये प्रायोरिटी से निकल के आया, अदरवाइज ये निकल के नहीं आता। अब कोई भी पॉलिसी हम उसे दे रहे हैं तो वो अगर उसकी प्रायोरिटी के साथ रिलेट हो गई तो वो कहते हैं, वो इंसान कहता है कि हाँ बढ़िया। अब इसकी प्रायोरिटी अलग थी, ट्रैवल, इसको घूमने का शौक था, इसको वर्ल्ड टूर करना था, उसके बाद वर्ल्ड टूर करना उसे, ठीक है। ऐसी मैं एक बार अपने क्लाइंट से मिला, पता नहीं मैंने पहले जिक्र किया नहीं किया, शायद किया होगा जहां तक मुझे याद है, क्योंकि मैं कई बार अपने सेशंस में उनका जिक्र करता रहता हूं। तो एक लेडी से मैं मिला, वो लेडी ने मेरे को बोला कि वो बेसिकली उनका डिवोर्स हो रखा है, तो डिवोर्स हो रखा है तो उनका बेटा है और एक्स हस्बैंड। तो मैंने जी बोला ऐसी कोई बात चली कि प्रायोरिटीज की, तो उनकी प्रायोरिटी क्या, सिर्फ वो कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा एक्स हस्बैंड, वो देखेगा ना। उनकी बात में बार बार आ रही था, वो देखेगा ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मतलब उसके लिए आप मेरे से बात मत करो चीजों को लेके, आप ये बताओ मुझे क्या मिलेगा, मुझे तो मेरा देखना है। अगर कल को मेरे को कुछ हो भी गया तो वो जाने, उसका कोई डिवोर्स हो रखा था तो उसका हस्बैंड से कोई ऐसा प्यार भी नहीं था कि भाई मतलब उसे लगे कि मेरे ना रहने के केस में उसको पैसा मिल जाए, नहीं, उसकी कोई अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट भी नहीं थी। उसने कहा वो जाने, उसका काम जाने, बच्चे को वही देख रहा है, मेरे को तो ये बताओ मुझे क्या मिलेगा। ठीक है भाई, उनकी प्रायोरिटी थी, उनकी लाइफ की प्रायोरिटी है। हाउ कैन वी डिसाइड कि जिंदगी में किसी इंसान की क्या प्रायोरिटी है? हर किसी की अपनी प्रायोरिटी है। इस देश में एक और नया कॉन्सेप्ट आज के टाइम में बहुत जगहों पे हम देख रहे हैं कि मतलब जितने एचएनआई सेगमेंट में, कई एचएनआई सेगमेंट में हमने काम किया, तो मैंने देखा कि एक और डीएलएफ चले जाओ आप, कई जगहों पे है जहां पे चले जाओ, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े एचएनआई हैं, मोटा पैसा अर्न कर रहे हैं। एक और उनमें पता नहीं कहां से एक वेस्टर्न कल्चर डेवलप हो रहा है, सेकंड वाइफ, तो उनकी शादी हो रखी है, कहीं ना कहीं उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उन्होंने कोई सेकंड वाइफ कहीं पे रखी हुई है, उसको भी पूरी तरीके से वो मैनेज करते हैं, चीजें करते हैं, पैसा देते हैं, रखते हैं। अब क्या हम भाग लेंगे क्या? हम तो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हैं, हमें हर किसी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, वो हमारा रोल है। हम यहाँ कोई नैतिक शिक्षा तो दे नहीं रहे, तो हम तो क्या है, हम सिंपल तरीके से उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, उस पर रिक्वायरमेंट पूछते हैं। मैं एक क्लाइंट से मिला, आई वॉन्ट टेक एनी नेम, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, किसी जगह का नाम नहीं लूंगा, मैं एक क्लाइंट से मिला, उन्होंने पहले मुलाकात में कुछ डिस्कशंस हुए, चीजें हुई, मैं फैक्ट फाइंडिंग करते हुए आगे बढ़ा, सारी चीजें हुई, मैंने परफेक्ट वहीं पे मतलब पूरे डिटेल करते हुए जब एंड क्लोजिंग कर दी, तो उसके बाद वो मुझे कहते हैं कि जी आपने इतनी डिटेल में मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग की और मैं सेटिस्फाइड हुआ, एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूं। मैंने कहा जी बताइए। कह रहे कि मेरी ना मुंबई में सेकंड वाइफ है, और मैं समझ गया, मैं जो करना था फिर प्लानिंग की, जो जिस तरीके से जो हो सकता था प्लानिंग की। तो यानी कि समझने की बात क्या है कि किसी इंसान की उसकी प्रायोरिटी वो भी हो सकता है, उसकी प्रायोरिटी ये भी हो सकता है, उसकी प्रायोरिटी किसी का ट्रैवल, किसी का वर्ल्ड टूर, किसी का अपने बारे में सोचना, किसी का फैमिली के बारे में सोचना है, हर किसी की अपनी अपनी सोच है। हमारे मिश्रा जी हैं एक, वो उनको फैमिली के अलावा तीसरी चीज ही नहीं समझ, मतलब कोई दूसरी चीज ही नहीं समझ आती, उनका बेटा, उनकी वाइफ, और बस सब मैं अपने आप को अपना ये कर दूंगा, मैं अपना वो मतलब कुछ भी करके बस बच्चों बस वो कर देना है, बस इनके लिए प्रोविजन कर, इनका बस किसी तरीके से मैं 2 लाख रुपया महीना खड़ा कर दूं, इनके लिए मैं ये कर दूं, इनके लिए। तो हर वक्त सुबह दोपहर शाम रात एक ही स्टेटमेंट आती है उनकी अपनी जिंदगी से रिलेटेड कोई एस्पिरेशन ही नहीं है एक्सेप्ट फैमिली। वो अपने बिजनेस को भी सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनको अपनी फैमिली के लिए वो सेटलमेंट कर देना है, अदरवाइज उनका बिजनेस से भी कोई लगाव नहीं है। उनकी प्रायोरिटी क्या है, समझ में आ रहा है? तो यानी कि उस पर्सन की प्रायोरिटी आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तो फैक्ट अबाउट प्रायोरिटीज, क्योंकि यही प्रायोरिटी जैसी आपको पता चला उस हिसाब से आप अपनी प्रेजेंटेशन को मोल्ड कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, अबाउट फाइनेंशियल गोल्स। अब ये कैसे डिफाइन होगा मैं बताता हूं। सिंपल सा एक प्रैक्टिस अपनानी शुरू करो। क्या करो, सामने वाले से आपने ये सब चीजें पूछी,
तो उस पूछने के साथ साथ ही बोलो कि सर देखिए मैंने आपसे कई सारी चीजें पूछी और जितना मैं अभी तक समझ पाया हूं उससे रिलेटेड बहुत सारे आपके फाइनेंशियल गोल मुझे समझ आए। जैसे कि सर अगर मैं बात करूं तो अब जो फाइनेंशियल गोल आपको इतनी देर के अंदर समझ में आए हैं इन फैक्ट से, वो फैक्ट बता दो कि सर उससे मुझे ये समझ में आता है कि जैसे अपनी गुड़िया है 2 साल की, तो 2 साल की अपनी गुड़िया जब आज से 15 साल बाद 17 साल की होगी तो सर अपनी ये 12th क्लियर करेगी। जो बड़ा बेटा है सर ये वंश, ये क्या करेगा जैसे ही ये अपना आज से 12 साल 24-25 की एज में भी अपने को पैसा चाहिए। साथ ही साथ आपके मैंने बिजनेस आपने बताया कि आप गवर्नमेंट जॉब में तो हैं बट पेंशन का प्रोविजन नहीं है। तो सर अभी आपकी एज है वो है 32 ईयर्स और अपने पास अभी अप्रोक्सीमेटली 28 ईयर्स हैं। 60 साल की एज तक आप काम करोगे तो 28 साल की एज 28 साल हमारे पास है। तो वो भी एक चीज है कि आप को पेंशन का प्रोविजन आपका कर दें। तो ये कुछ फाइनेंशियल गोल जो मुझे अभी समझ आए इतनी देर की कन्वर्सेशन में। अब ये बात आप उसे कब बोल रहे हो? सिर्फ 40 सेकंड के बाद। 40 से 50 सेकंड आपने जो नॉर्मल लिए हैं, 40-50 सेकंड के बाद उसको आप क्या बोल रहे हो? हमने समझने में कितनी देर भी लगाई हो, 40-50 सेकंड में आपने सवाल पूछ लिया और सवाल पूछने के बाद आपने उससे सिंपल तरीके से एक ही बात पूछी। क्या पूछा? कि सर मैं आपसे ये फाइनेंशियल गोल्स तो मैं एस्टेब्लिश कर सका, अब आप मुझे बताएं कि इसके अलावा डू यू हैव एनी स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल? क्या पूछोगे? डू यू हैव एनी स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल? हिंदी में, रूरल में या जितने भी हमारे ऐसे क्षेत्र में लोग हैं जो हिंदी में ही कम्युनिकेट करते हैं, तो सर ऐसा कोई आप नॉर्मली हिंदी में उनसे बात कर सकते हो कि सर इनके अलावा भी कोई ऐसा आपका कोई गोल, कोई फाइनेंशियल गोल है कि जो आपने सोचा हुआ हो कि यार उस वक्त भी पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो वो बताएगा कि यार मुझे ऐसा लगता है, यार मेरा ना एक होम लोन चल रहा है, वो होम लोन जो चल रहा है वो उसका प्रोविजन तो मैंने कर रखा है बट वो होम लोन अपने को उतारने का है, तो मैं चाहता हूं 10 साल बाद ना वो होम लोन को उतारने के लिए भी अपने पास 20 लाख होने चाहिए। हेलो, ये उसके दिमाग में था, आपने अपनी फैक्ट फाइंडिंग से नहीं पकड़ा, उसके दिमाग में था। तो दिमाग में था तो आपने पूछ लिया। अब आप फाइनेंशियल जब भी प्रेजेंटेशन दोगे, क्लोजिंग पे लेके आओगे, तो प्रेजेंटेशन और क्लोजिंग में ये पॉइंट उसकी दुखती रग है, आप अप्लाई कर सकते हो। निकला कहां से? फैक्ट फाइंडिंग से। सर डू यू हैव एनी स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल? कोई एडिशनल कोई सा फाइनेंशियल गोल? हाँ यार मुझे लगता है कि मेरा एक पर्सनल लोन चल रहा है। हाँ यार ऐसा है कि मैं ना गाड़ियों का शौक रखता हूं, तो मेरी जो गाड़ी है, अभी मैंने जो गाड़ी ले रखी है वो 11 लाख की ले रखी है। तो ये जो 11 लाख की गाड़ी है इसको मैं आज से, अभी मैंने ली थी पिछले साल, मुझे लग रहा है 4-5 साल और चलाऊंगा। 4 साल और चला लिया तो मान लो 4 साल या 5 साल के बाद मुझे इसे निकालूंगा, तो ये सेकंड हैंड निकालूंगा तो दूसरी नई गाड़ी लूंगा, तो उसका जो बीच का जो मार्जिन है करीबन 8-10 लाख रुपए उस वक्त भी आएगा। इससे अच्छी गाड़ी लूंगा तो वो 8-10 लाख भी मेरे को चाहिए आज से 4 से 5 साल। हेलो, ये फाइनेंशियल गोल आपने नहीं, आपको नहीं पता, आपने पकड़ा भी नहीं, आपने उससे पूछा। तो जब इतने, और आपने किस बेसिस पे पूछा? आपने कुछ चीजें पूछी, उसके बेस पे फाइनेंशियल गोल्स उसको बताए। आपने जैसी बोला कि हाँ सर ये अपनी गुड़िया जैसी 18 साल की होगी, 17 साल की होगी, आज से 16 साल बाद टाइम है, अपने को करीबन चाहिए होगा पैसा, वो कहेगा। फिर बोलोगे सर ये ऐसे 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 वंश ऐसे का हो जाएगा, सर आपका कोई पेंशन का प्रोविजन तो नहीं है। अब वो कर रहा है, यानी कि आपने उसे 4 फाइनेंशियल गोल तो उसके बता दिए। और वो कौन से फाइनेंशियल गोल है? सिंपल सी बात है, जो सारी दुनिया के होते हैं वो वाले फाइनेंशियल गोल है। क्या ना सर ये मैं अभी बता रहा हूं, अभी मैं रियल में तो हम बाद में आएंगे, बट मैं आपके सामने सारे प्रोविजंस रखूंगा, उसमें से जो आपको चूज करना हो। क्यों? क्योंकि आप उसके सामने पत्ते खोलोगे, इन पत्तों में से जो पत्ता उसने उठाना हो, वो रिटायरमेंट प्लानिंग का पत्ता उठाए, पॉलिसी तो अपनी वही बिक रही है। अगर वो एजुकेशन का पत्ता उठाए, पॉलिसी तो अपनी वही बिक रही है। वो मैरिज का पत्ता उठाए, पॉलिसी तो अपनी वही बिक रही है। तो एट द एंड ऑफ द डे कोई भी फाइनेंशियल गोल, कोई भी पत्ता वो उठाए, अपन उसके सामने सारे पत्ते खोल के रख देंगे, चुन लो भाई साहब, कोई भी पत्ता निकालोगे बिकेगी अपनी पॉलिसी, है ना। तो अपने को क्या करना है कि फैक्ट फाइंडिंग में उससे उसके फाइनेंशियल गोल भी पूछ लेने, तो 2-3 फाइनेंशियल गोल ऐड हो जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा, आपकी प्रेजेंटेशन में आपको हेल्प मिलेगी अगर आपने ये क्वेश्चन उससे सही तरीके से पूछ लिया तो। ठीक है, तो ये मैंने सामने आपके सामने कुछ एग्जांपल रख दिए कि मैरिज, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, बाय होम, चाइल्ड एजुकेशन, इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना, टैक्स सेविंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, ये कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है फैक्ट नंबर 9 फाइनेंशियल गोल का। फैक्ट नंबर 10 इज अबाउट टैक्स प्लानिंग। अब दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे?
देखो दोस्तों, आज के टाइम में जो लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंसी है, वो लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंसी एक नया रास्ता इख्तियार कर रही है, यानी कि एक नए रास्ते की तरफ चल रही है, विच इज अ प्रोफेशनल वे। क्योंकि अब जो चीजें हो रही हैं वो फैक्ट फाइंडिंग के बेस पे, प्रोफेशनलिज्म के बेस पे, कम्युनिकेशन के बेस पे, हमारी बॉडी लैंग्वेज के बेस पे, हमारी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं इसके बेस पे। दोबारा सुन लेना इसे रिपीट सेशन में, ये जो पॉइंट्स बताए हैं बहुत काम के हैं, ठीक है। तो ये सारे इन सब बेसिस पे ये चीजें होने